रोहिणी का 3 साल का बेटा जिसका नाम यश था, न जाने कहाँ गुम हो गया था। सुबह से ही रोहिणी की जान पर बनी हुई थी। एक एक पल उसको एक सदी जितना लंबा लग रहा था। उसे किसी तरह भी किसी पल चैन नहीं आ रहा था। वह गिड़गिड़ाकर दुआएं मांग रही थी कि उसका बेटा उसे जल्दी से वापस मिल जाए। उसकी हालत इतनी बुरी थी कि उसे खुद अपना सांस रुकता हुआ सा लग रहा था। बेटे को ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो चुकी थी। अभी शाम ढले जाकर उसका बेटा मिल तो गया, लेकिन ईर्ष्या इंसान को अंदर ही अंदर ऐसे खा जाती है, ऐसे चाट जाती है जैसे सूखी लकड़ी को दीमक चाटती रहती है या फिर आग उसे खत्म कर देती है। ये बात बचपन से सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, मगर रोहिणी अपनी जिंदगी में भी ऐसी चीज का सामना करेगी उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। इतनी बुरी ईर्ष्या का, जिसने उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज उससे छीन ली थी। रोहिणी 3 भाइयों की एक इकलौती बहन थी। एक भाई उससे बड़ा था और 2 भाई उससे छोटे थे। उनके घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा था। माँ-बाप का बच्चों के साथ रिश्ता बिल्कुल दोस्तों वाला था। सब एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से मिलकर रहते थे। उस पर खास तौर पर जान देते थे, क्योंकि रोहिणी 3 भाइयों में इकलौती बहन जो थी। माता-पिता भी उस पर जान छिड़कते थे और उसके भाई भी उसे राजकुमारी कहते थे। न सिर्फ कहते थे बल्कि राजकुमारी की तरह उसका ध्यान भी रखा हुआ था। यहाँ तक कि उनकी जिंदगी गुलशन थी। सब भाई बहनों में उसका बड़ा भाई बड़ा था, लेकिन जैसे ही रोहिणी की पढ़ाई पूरी हुई, उसके लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आ गया और उसके माता-पिता को वह लोग पसंद भी आ गए। और सबसे बड़ी बात जो रोहिणी के माता-पिता को अच्छी लगी, वह उसके हक में भी अच्छी थी। वह ये थी कि ये रिश्ते वाले जो लोग थे, वह उन्हीं के मोहल्ले में रहते थे। यानी शादी के बाद भी रोहिणी को अपने माता-पिता से ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। इस बात की खुशी रोहिणी को भी बहुत ज़्यादा थी। आपस में कुछ दिनों की बातचीत के बाद दोनों परिवार इस बात पर तैयार हो गए और यूं रोहिणी के हाथ में विराट के नाम की अंगूठी पहना दी गई और साथ ही 4 महीने बाद शादी की तारीख भी पक्की कर दी गई। घर में शादी की तैयारी शुरू हो चुकी थी। रोहिणी के घर में ये पहली शादी थी और रोहिणी तो वैसे भी अपने माता पिता और भाइयों की लाडली बहन थी, तो सबने दिल खोलकर अपने अरमान पूरे किए और खूब धूमधाम से रोहिणी की शादी हो गई और विदा होकर वह विराट के घर में आ गई। शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन रोहिणी अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत लड़की मान रही थी, क्योंकि उसे बहुत ही अच्छा ससुराल मिला था। जिस तरह उसके माता पिता ने उसे आंखों पर बिठाकर रखा था, इसी तरह ससुराल में भी उसे बड़ी इज्जत और प्यार मिल रहा था, जिस पर वह ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती थी। शादी को 3 महीने गुजरे थे कि रोहिणी के माता पिता ने उसके बड़े भाई अजीत का रिश्ता पक्का कर दिया और शादी की तारीख भी पक्की कर दी गई। शादी 1 साल के बाद होनी तय हुई थी। शादी के 1 साल बाद रोहिणी के घर में एक बेटे की पैदाइश हुई, जिसका नाम रोहिणी ने यश रखा। इधर रोहिणी के घर में भी यश पहला बच्चा ही था और अपने पिता के घर में भी। इसीलिए यश दोनों घरों की आंखों का तारा बना हुआ था। दादा दादी और नाना नानी की यश के अंदर जान बसती थी। जैसे ही रोहिणी सुबह सोकर उठती, उसकी सास यश को अपने कमरे में ले जाती। वह घंटों तक यश को अपने पास बिठाकर रखती और खूब लाड प्यार करती। दूसरी तरफ रोहिणी की माँ भी दिन में कई बार किसी न किसी भाई को भेज देती कि जाओ यश को ले आओ। समय इसी तरह बड़ी खूबसूरती के साथ धीरे धीरे गुजर रहा था। उसके बाद अजीत की शादी भी हो गई और अजीत की पत्नी सारा उनके घर की रौनक बन चुकी थी। यूं ही समय गुजरता रहा और यश 2 साल का हो चुका था। इसी दौरान सारा ने भी एक बेटे को जन्म दिया, तो यश लगभग 3 साल का होने वाला था। अजीत के बेटे का नाम मोहित रखा गया। मोहित से भी सब बहुत प्यार करते थे, बल्कि जब भी रोहिणी अपने माता पिता के पास जाती, यश अपनी नानी की गोद में और मोहित रोहिणी की गोद में होता था। देखते ही देखते मोहित भी 1 साल का हो चुका था। फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसा दिन आया जिसने रोहिणी की हंसती खेलती दुनिया को हिलाकर रख दिया। उसका वजूद जर्रा जर्रा होकर बिखर गया। ये गम पहाड़ जैसा था और उसे यूं महसूस होता था कि उसका दिल इस दर्द और तकलीफ से फट जाएगा। हुआ कुछ ऐसा था कि उस दिन भी यश अपनी नानी के पास चला गया। यश 3.5 साल का होने वाला था। वह खुद अपनी नानी के पास अपनी नानी के घर चला जाता था। रोहिणी दरवाजे में खड़ी हो जाती और वह उसकी नज़रों के सामने जब अपनी नानी के घर पर पहुंच जाता,
तो फिर रोहिणी वापस घर में आ जाती और अपने काम में लग जाती। उस दिन भी वह घर से तैयार होकर नानी के घर जाने के लिए निकला। जब वह नानी के घर में गया तो रोहिणी बेफिक्र हो गई। घर के किचन के काम काज करते हुए उसे 1 से 2 घंटे गुजर गए। लगभग ऐसा होता था कि 1-2 घंटे बाद रोहिणी का कोई ना कोई भाई यश को वापस छोड़ जाता था, लेकिन आज यश अभी तक नहीं आया था। रोहिणी को चिंता नहीं थी, क्योंकि एक तो वह जानती थी कि वह अपनी नानी के पास है, दूसरा वह अपनी नानी के पास आराम से रह लेता था, उन्हें परेशान भी नहीं करता था। इसीलिए रोहिणी ने इरादा किया कि मैं ऐसा करती हूँ, तैयार होकर मैं भी अपनी माँ के पास चली जाती हूँ, कुछ देर बैठूंगी और यश को भी साथ वापस ले आऊंगी। और फिर रोहिणी ने अपने कपड़े प्रेस किए और नहा धोकर बालों में कंघी की और अपनी सास को बताया कि मैं अपने घर की तरफ जा रही हूँ। वह कहने लगी, जाओ बेटा। रोहिणी बड़ी खुशी खुशी अपने घर से निकली और 5-7 मिनट बाद ही अपनी माँ के घर में गई। चारों तरफ नज़र दौड़ाई, कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। सारा भाभी के कमरे का दरवाज़ा खुला था और बेड पर मोहित भी लेटा हुआ था और वह अपने बेटे के पास ही बैठी हुई थी। लेकिन रोहिणी सीधी अपनी माँ के कमरे में चली गई, क्योंकि उसे पता था कि यश अपनी नानी के पास होगा। लेकिन जैसे ही रोहिणी अंदर गई तो देखा कि उसकी माँ तो अकेली बेड पर बैठी थी। रोहिणी ने हैरानी से अपनी माँ से पूछा कि यश कहाँ है, तो वह कहने लगी, वह तो चला गया था काफ़ी देर पहले ही। रोहिणी, जो अपनी माँ के पास बेड पर बैठने ही वाली थी, यह बात सुनकर वहीं रुक गई। क्या कहा आपने? वह चला गया था, लेकिन वह तो घर नहीं आया। रोहिणी ने हैरत से अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी बात सुनकर उसकी माँ भी परेशान हो गई और फौरन बेड से नीचे उतरी। रोहिणी ने कहा, माँ, क्या आपने खुद देखा था उसे घर की तरफ जाते हुए जब वह जा रहा था? आप दरवाजे में खड़ी हुई थी क्या? उसकी माँ कहने लगी, नहीं बेटा, मैंने उसे जाते हुए नहीं देखा। सारा ने कहा था कि वह चला गया है। रोहिणी जल्दी से भागकर अपनी भाभी सारा के पास गई और पूछने लगी, भाभी, यश कहाँ है? वह कहने लगी, वह तो काफ़ी देर पहले ही चला गया था। उनसे भी रोहिणी ने वही सवाल किया, क्या आपने भाभी उसे देखा था जाते हुए? आप पीछे दरवाजे में खड़ी हुई थी। वह कहने लगी, हाँ हाँ, मैंने देखा था। वह दरवाजे से बाहर निकल गया, लेकिन वह घर पहुंचा नहीं था कि मोहित रोने लगा और मैं वापस पलट आई। अब रोहिणी की जान पर बन चुकी थी। अगर वह काफ़ी देर पहले घर से निकला था तो वह फिर घर क्यों नहीं पहुंचा? रास्ते में से कहाँ चला गया? रास्ते में तो कोई दुकान भी नहीं थी। रोहिणी फौरन घर से बाहर निकली, उसकी माँ भी उसके पीछे ही थी। यश इस तरह कभी भी मोहल्ले में किसी के घर नहीं गया था, लेकिन फिर भी दोनों माँ बेटी ने मोहल्ले के एक एक घर का दरवाज़ा खटखटाकर यह पूछा कि कहीं यश वहाँ तो नहीं है। रोहिणी ने फौरन अपने पति को फ़ोन किया। 15 से 20 मिनट के अंदर वह भी घर पहुंच चुके थे। दूसरी तरफ रोहिणी की माँ ने अपने पति और बेटों को भी फ़ोन करके बुला लिया था। अब हर तरफ यश की तलाश शुरू कर दी गई थी। भाइयों ने 2-3 गलियों में हर घर का दरवाज़ा खटखटाकर यश के बारे में पता कर लिया था। उसकी फ़ोटो दिखाकर एक एक गली मोहल्ले से उसकी खबर ली गई थी, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। पुलिस को भी कह दिया गया था। घरवालों के साथ साथ पुलिस भी यश को ढूंढ रही थी, लेकिन समय गुजरता जा रहा था। शाम होने वाली थी और रोहिणी की जान पर बनी हुई थी। रोहिणी के सांस बार बार बढ़ती और रोहिणी को बाजू से पकड़कर चारपाई पर बिठा देती। कहने लगी, बेटी, बैठकर बस दुआ करो। लेकिन रोहिणी कैसे बैठती? उसे तो एक पल के लिए भी चैन नहीं आ रहा था। एक एक पल उसे एक सदी जितना लग रहा था। किसी पल चैन नहीं आ रहा था। वह आंखों से लगातार आंसू बहाती हुई प्रार्थना कर रही थी कि उसका बेटा उसे वापस मिल जाए। रोहिणी की हालत इतनी बुरी थी कि उसे खुद अपना सांस रुकता हुआ सा लग रहा था। यश को तलाश करते करते सुबह से शाम हो चुकी थी और फिर शाम भी ढलने लगी। समय गुजरता जा रहा था और उसका दिल बैठा जा रहा था। गुजरते समय के साथ साथ उसकी उम्मीद भी खत्म होती जा रही थी। रो रो कर उसकी आंखें सूज चुकी थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि कहीं से अपने बेटे को खुद ढूंढ कर ले आए। अब रात हो चुकी थी। उसके माता पिता और भाई सब घर आ चुके थे। उसके पति और सास ससुर भी वहीं थे। पुलिस बाहर बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर यश को तलाश कर रही थी, क्योंकि उनका ख्याल था
अगर किसी ने किडनैप किया है तो ज़रूर वह बच्चे को लेकर शहर से निकलने की कोशिश करेगा। इसके अलावा वह पुलिस के कुछ अफसर दोबारा से रोहिणी की मां के घर आ चुके थे। आखिरी बार क्योंकि रोहिणी की भाभी सारा ने ही यश को देखा था, इसीलिए पुलिस उनसे कई तरह के सवाल जवाब कर रही थी, जिससे वह ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि वह कितने बजे घर से निकला और कितने बजे गली से गायब हुआ होगा। क्योंकि गली में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था, इसीलिए यह बात कन्फर्म नहीं थी। पुलिस वाले घर की तलाशी भी लेने लगे, क्योंकि उनका कहना था कई बार बच्चे खुद कहीं पर छुप जाते हैं, और अगर छिपने वाली जगह ऐसी हो जहां दम घुटने का डर हो तो बच्चे की मौत भी हो सकती है। यहाँ तक कि वैसे तो यश ने कभी इस तरह की शरारत नहीं की थी, लेकिन फिर भी था तो बच्चा ही। पुलिस वाले दोनों घरों की, रोहिणी के मायके और ससुराल दोनों घरों की भी अच्छी तरह से छानबीन कर रहे थे। इस सारी कार्रवाई के दौरान रात के 10 बज चुके थे, लेकिन घर का हर मेंबर परेशान हाल खड़ा था। इस उम्मीद के साथ इंतज़ार में था कि शायद कहीं से यश की कोई खबर मिल जाए, लेकिन अभी तक सिर्फ मायूसी का सामना ही करना पड़ा था। लोग परेशानी की हालत में टीवी लाउंज में बैठे थे। सारा भाभी भी रोहिणी के पास ही बैठी हुई थी। उनके चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ था। परेशानी ही ऐसी थी। मोहित उनकी गोद में सो रहा था और पुलिस वाले सारे घर की छानबीन कर रहे थे कि अचानक सारा के कमरे से एक पुलिस वाले की जोरदार आवाज़ सुनाई दी। सर, यहाँ आइए। फौरन पुलिस का एक अधिकारी, जो कि सब घर वालों से टीवी लॉन्च में ही खड़ा बातचीत कर रहा था, उसने फौरन भागते हुए कमरे की तरफ गया। घर के सब लोग भी तुरंत अपनी जगह से उठे और भागते हुए अंदर की तरफ पहुंचे। जैसे ही कमरे में पहुंचे, उस पुलिस वाले ने कहा, यश यहाँ है, इस बक्से में। वह कमरा अजीत की पत्नी सारा का ही था। कमरे के एक दीवार के साथ दो पेटियां पड़ी थी और पेटियों के ऊपर सारा के दहेज का सामान पड़ा था। उसी सामान में ये एक बड़ा संदूक था और संदूक में यश भी अंदर मौजूद था। लेकिन ये वह यश नहीं था जो खेलते कूदते सारे घर में भागता फिरता था। यह तो यश खामोश शरीर था जो चुपचाप वहां लेटा हुआ था। रोहिणी ने बेताब होकर भागकर यश को उठाना चाहा, लेकिन पुलिस वालों ने फौरन आगे बढ़कर रोहिणी का बाजू थाम लिया और कहने लगे, बहन रुक जाइए, अभी नहीं, हमें पहले अपनी ज़रूरी कार्रवाई करने दीजिए, हमें बच्चे की बॉडी को चेक करना है। रोहिणी ने कहा, आप लोग देख तो लीजिए, हो सकता है मेरा बेटा जिंदा हो। जबकि दूसरा पुलिस वाला, जो कि पहले से संदूक के पास खड़ा था, वह कहने लगा, बहन मैं देख चुका हूँ, बच्चा जिंदा नहीं है। यह बात सुनते ही रोहिणी की आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई और रोहिणी वहीं ज़मीन पर गिर गई। पुलिस वालों ने यश की बॉडी को संदूक से निकाला और फिर उसको अपने साथ ले गए। उनका कहना था कि ज़रूरी जांच पड़ताल होगी, जिससे यह पता चलेगा कि बच्चा खुद इस संदूक में छुपा था या उसको मारा गया है। और रोहिणी ने वह रात रोते बिलखते हुए गुजार दी। यह रात उसकी ज़िंदगी की सबसे भयानक रात थी। रोहिणी का बेटा यश, उसके जिगर का टुकड़ा, जो कल तक उसकी गोद में सोता था, अब मिट्टी के ढेर के तले सोने वाला था। अगली सुबह पुलिस वाले यश की बॉडी और रिपोर्ट के साथ उनके घर दोबारा आ चुके थे और उन्होंने एक बहुत ही भयानक जानकारी दी। उनका कहना था कि यश को मारा गया है क्योंकि बच्चे के गले पर उंगलियों के निशान थे, और वैसे भी वह पेटियां काफ़ी ऊंची थीं और फिर उनके ऊपर संदूक पड़ा था और संदूक का ढक्कन भी काफ़ी भारी था, जिसे एक 3.5-4 साल का बच्चा खुद नहीं उठा सकता। बच्चे का गला दबाकर पहले उसे मारा गया और फिर उसे संदूक में छुपाया गया। अब सबसे पहले शक सारा की तरफ गया था, क्योंकि यह उसका कमरा था और उसी का संदूक भी था। लेकिन यह कैसे हो सकता था? यह नामुमकिन बात थी। सारा कभी ऐसा कर ही नहीं सकती थी। वह छोटे से बच्चे को क्यों मारेगी? और पहले पहल तो सारा ने भी यह बात मानने से साफ इनकार कर दिया। वह कहने लगी, यश मेरे बेटे जैसा है और मैं अपने ही बच्चे को क्यों मारूंगी? लेकिन इस बार पुलिस ने किसी की भी बात सुनने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि यश आपके बेटे जैसा है, पर बेटा नहीं है। इसीलिए सब घरवालों के फिंगरप्रिंट्स लिए गए। उस समय रोहिणी को ये सब बातें बहुत ही बेमतलब लग रही थी। सभी घरवाले, रोहिणी के माता-पिता और उसके भाई, खुद सारा भी,
यश सबकी आंखों का तारा था। यश एक मासूम छोटा-सा बच्चा था। उसे किसी की क्या दुश्मनी थी? कोई उसे क्यों मारेगा? और फिर घर का ही कोई अपना ऐसा काम कैसे कर सकता है? अपने ही घर के बच्चे को कोई क्यों कत्ल कर देगा? लेकिन पुलिस अपना काम करने में लगी हुई थी। फिंगरप्रिंट की मैचिंग हुई और हैरतनाक अंजाम सामने आया। यश के गले पर मौजूद उंगलियों के निशान सारा के फिंगरप्रिंट से मैच कर गए थे और रोहिणी यह सब देखकर हैरान और परेशान थी कि यह कैसे हो सकता है। नहीं, यह नामुमकिन है। उसे अभी भी ये ख्याल आ रहा था कि यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन पुलिस वाले सारा को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए और सारे घर वाले हक्का बक्का देखते रह गए। लेकिन रोहिणी अब तक भी इस बात पर विश्वास नहीं कर रही थी कि जो भी कुछ सामने है वह सब सही है। पुलिस ने अदालत से सारा का 1 हफ्ते का रिमांड हासिल कर लिया था और फिर सिर्फ 3 दिन बाद ही सारा ने मुंह खोल दिया और जो भयानक बयान सारा ने दिया उसे सुनकर रोहिणी को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले ज़मीन किसी ने खींच ली है। जिस समय ये बात उसे बताई जा रही थी, उस समय रोहिणी भी वहीं मोहित को गोद में लिए बैठी थी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सारा ने अपने जुर्म को कबूल किया है। उसने ही यश का कत्ल किया है। लेकिन क्यों? ये बात सुनते ही तुरंत ही रोहिणी के मुँह से यही शब्द निकले थे। लेकिन क्यों उन्होंने ऐसा क्यों किया? आखिर उनकी उस छोटे से बच्चे के साथ क्या दुश्मनी थी? और पुलिस अधिकारी की ज़बानी जो बात बताई गई वह और भी हैरान कर देने वाली थी। सारा के कहे अनुसार सब घरवाले यश से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और मोहित से कम प्यार करते थे। जब तक मोहित पैदा नहीं हुआ था, तब तक कि लोग अपने नाती से प्यार जताते, लेकिन जब घर में बच्चा है, अपना पोता है, तो फिर ये लोग नाती को बुलाकर उससे प्यार मोहब्बत करते थे, उसे गोद में उठाते, उसका लाड करते और मुझसे यह सब देखा नहीं जाता था। यह सब देख-देख कर मेरा दिल जलता था। मुझे ये सब सहन नहीं होता था, क्योंकि ये मोहब्बत, ये लाड-प्यार तब मेरे बेटे मोहित का हक था और यश मेरे बेटे का हक छीन रहा था। इसीलिए उस दिन जब वह हमारे घर आया, तो अपने घर जाने के लिए वह गेट से बाहर निकलने ही वाला था कि मैंने उसे आवाज़ देकर अपने कमरे में बुलाया। वह फ़ौरन मेरी आवाज़ पर चला आया और बेड पर मोहित के पास बैठ गया। तभी मैंने उसे बेड पर लिटाकर दोनों हाथों से उसका गला दबा दिया और उसे जान से मार दिया। जब मुझे यह विश्वास हो गया कि उसकी सांसें बंद हो चुकी हैं, वह अब दुनिया से जा चुका है, तब मैंने यश को उठाया और संदूक में छुपा दिया। सारा का कहना था कि वह अब मौके की तलाश में थी। उसने यश की बॉडी को भी ठिकाने लगाना था, लेकिन यश के गुम हो जाने के बाद घर में इतना हंगामा फैल गया और घर के सारे लोग ही जमा हो गए। इस सारे हंगामे में यश की बॉडी को ठिकाने लगाने का मौका ही नहीं मिल सका। यह सारी सच्चाई जानकर रोहिणी जैसे सदमे में बैठ गई थी। सारा ने उसके बच्चे की जान सिर्फ इसलिए ली क्योंकि उसके माता-पिता, उसके भाई उस बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। रोहिणी के माता-पिता यश के नाना-नानी थे और रोहिणी के भाई उसके मामा थे। तो क्या यश से मोहब्बत करना गलत था? अपने नाना-नानी और मामा की ये मोहब्बत उसके बेटे की जान ले गई। यह सब सुनने के बाद रोहिणी काफ़ी देर तक खामोश बैठी रही। विश्वास ही नहीं आ रहा था कि कोई औरत इस कदर खुदगर्ज़ भी हो सकती है। इतनी ईर्ष्या अपने दिल में पालकर उसने एक छोटे से बच्चे की जान ही ले ली। सारा को यश के कत्ल के इल्ज़ाम में उम्र कैद हो चुकी थी और कुछ महीनों बाद ही अजीत ने सारा को तलाक के पेपर्स भी भिजवा दिए थे। उसके माता-पिता अजीत की दूसरी शादी करना चाहते थे, लेकिन वह अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं निकल सका और रोहिणी आज भी अपने यश की इस दिल हिला देने वाली मौत पर आँसू बहाती है। और जानते हैं मोहित को कौन सँभाल रहा है? जी हाँ, आप ठीक समझे। मोहित को रोहिणी ही संभाल रही है। बेशक वह सारा का बेटा है, लेकिन उसमें उस मासूम का कोई कसूर नहीं। रोहिणी ने उसी दिन से उसे अपने सीने से लगाकर सुलाना शुरू कर दिया था, जिस दिन मोहित की माँ उससे छिन गई थी। इस सब में इस बेचारे का भी क्या कसूर था? उससे भी तो अपनी माँ के लिए तड़पना पड़ा। एक इंसान की गलत सोच और गलत भावना के कारण एक माँ से उसका बच्चा छीन लिया गया और एक बच्चे को अपनी माँ से दूर रहने का दर्द सहना पड़ा। एक बच्चे के लिए अपनी माँ से दूर रहना बहुत दर्द भरा होता है।
तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ऐसी ही कहानियों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।